दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भारतीय रेलवे में एएलपी यानी ट्रेन के ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन की सारी बातें जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वो करने वाला हूं। और आपको भी चाहिए कि जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस नोटिफिकेशन की सारी चीजें समझ लेना, वरना आप बाद में सिलेक्शन होने के टाइम में आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो इसी वजह से इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 01/2026 की ये नई नोटिफिकेशन है आपके सामने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या है। इस पेज पर आप देखते हैं तो यहाँ पे डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन के बारे में है ये दिया हुआ है कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में बहुत दिन से वो जो कटिंग चालू था जिसपे हम लोग बार बार वीडियो बना रहे थे, तो वो कटिंग आपका 23 मार्च को आ गया था कि अब जो है रेलवे में वैकेंसी आने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट जो है ये 15 मई 2026 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं आपकी 14 जून 2026 रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट फॉर सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है ये आप 16 जून तक भर सकते हैं। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उसको सुधार करना जरूरी है, तो आप 17 जून से लेकर के 26 जून के बीच में आप इसका सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एएलपी के लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 इसका इनिशियल पे होता है, जो कि बाद में आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपका ट्रेनिंग के समय में ये लगभग 31-32 हजार रुपए प्रति माह बनती है। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, आप ड्यूटी करने लगते हैं, तो यही सैलरी बढ़कर लगभग 50,000 रुपए हो जाती है। इसका जो एज होगा 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में रहने वाला है। और अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। OBC में आते हैं तो आपको सीधा सीधा 3 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। इसमें टोटल जो पोस्ट रहने वाला है ये 11,127 है, जैसा कि इन्होंने इंडिकेटिव नोटिस में ही बता दिया था कि 11,127 पोस्ट भरने वाले हैं। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ये A1 होता है। तो ध्यान रखना कि अगर आप चश्मा लगाते हैं और फैशन के लिए लगाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी आंखें कमजोर है और उस आंखों को ठीक करने के लिए आप चश्मा लगाते हैं और उसमें कोई भी पॉइंट है, तो आप इस एएलपी का फॉर्म मत भर देना, वरना आप सारे एग्जाम पास कर जाएंगे। बाद में जब इसका मेडिकल होगा, जो कि रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल होता है, तो आपको वहां पे फेल कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब की बार बहुत सारे बच्चों को मेडिकल में फेल कर दिया है। तो इसी वजह से जो पैनल निकल रहा है, यानी कि 6 DB पैनल के भी लिस्ट आउट हुए हैं। इसका मतलब कि पहले वालों में बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फेल हो गए। तो इस वजह से आपका A1 मेडिकल होना चाहिए, आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें एक खास बात इन्होंने ये लिख दिया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रेस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मान लो आप आईटीआई किए हैं और आईटीआई के आप फाइनल ईयर में है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। वही अगर आपने डिप्लोमा है या फिर आप बीटेक कर रहे हैं तो लास्ट ईयर है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
इसमें जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आप आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई में आपको 15 ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर या फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशंस, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल इत्यादि ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते। अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप ऑटोमोबाइल या इनके कंबाइंड इंजीनियरिंग वाले ब्रांच से आपने ये कोर्स किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन या फिर किसी एक से ज्यादा आरआरबी से आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो आपका जो आरआरबी है वो बदल नहीं सकते हैं। तो सोच समझ के आप अपना जो आरआरबी है वो सेलेक्ट करना। कि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटीज, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू SC/ST कैंडिडेट इफ ऑप्टेड इन एप्लीकेशन। यानी जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपको ये जरूर से जरूर ऑप्शन में देना पड़ेगा कि यस, मुझे जो रेलवे का फ्री फैसिलिटी पास की सुविधा चाहिए और साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। उसके बाद आपको सारे एग्जाम, चाहे वो CBT 1 हो, CBT 2 हो, चाहे CBAT हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, जब जब भी आपको रेलवे बुलाएगी आपको सेकेंड क्लास स्लीपर का जाने आने का जो पास है वो मिल जाता है। तो इस वजह से आपको जरूर से जरूर वो कॉलम को भरना चाहिए। फॉर्म भरते समय अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो रेलवे ने एक नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे दिया है, ये नंबर है 9592001188 पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आप ये जो मेल दिया है rrb.help.csc.gov.in पर जा करके अपनी प्रॉब्लम को वहां पे शेयर कर सकते हैं और ये रिसॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया है कि A1 मेडिकल आपका फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि आप मेडिकली सारी जगह से आप फिट होने चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो विजन स्टैंडर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, यानी कि आपका जो आंखें हैं ये 6x6 होना चाहिए बिना चश्मे के। इसके अलावा नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लास मस्ट पास टेस्ट, कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन ETC, माने कि आपका जो है नाइट विजन वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। आपकी आंखें बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दे दिया है कि जब भी आप CBAT एग्जाम के लिए आते हैं, यानी जब साइको टेस्ट के लिए जाते हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, आप प्राइवेट डॉक्टर से बनवा के लेके चले जाते हैं। हालांकि रेलवे एक्सेप्ट करती थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल कॉलेज का ही होना चाहिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा है नेशनलिटी सिटीजनशिप, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल। अगर आप नेपाल के भी नागरिक है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आप भूटान के से संबंध रखते हैं लेकिन आप सिर्फ जॉब कर सकते हैं इंडियन रेलवेज में, बट आपकी जो नागरिकता है यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो तिब्बत रिफ्यूजी हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले। उनका जो परिवार है वो इंडिया आ जाने चाहिए।
एज लिमिट को आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2026 को। एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल। इसके अलावा एक सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। यानी कि आपकी जो एक सर्विसमैन है तो आपने जितना साल सर्विस किया है उसको आप घटा दीजिए और उसके बाद आपको 3 साल मिल जाएगा जब आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है और आप ओबीसी में आते हैं तो 6 साल, और एससी एसटी में आते हैं तो आपको 8 साल की जो है छूट मिल जाएगी आपकी टोटल सर्विस को डिडक्ट करके। इसके अलावा कैंडिडेट हु आर सर्विंग इन ग्रुप सी एंड अदरवाइज ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 इयर्स सर्विस, अगर आपने रेलवे में काम कर लिया है कम से कम 3 वर्ष तो भी आपको एज में छूट मिल जाएगी, बशर्ते आपको एक एनओसी देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल की एज तक छूट मिल जाती है। वही अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल और एससी एसटी में आते हैं तो और 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। चलते हैं अब आगे। मेल कैंडिडेट हु आर विडोज, डाइवोर्स आर जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, अगर आप कोई फीमेल है और आपने डाइवोर्स ले लिया है या फिर आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो भी आप इसका फायदा उठा सकती है, बशर्ते आपने दोबारा शादी नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं कि यूआर और ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो 35 इयर्स तक आप एज में छुटकारा ले सकती है। ओबीसी में आते हैं तो 38, एससी एसटी में आते हैं तो 40 वर्ष तक आप छूट ले सकती हैं। आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया है तो भी आपको एज में छूट मिल जाएगी। अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 35 वर्ष, ओबीसी में आते हैं तो 38 वर्ष, एससी एसटी में आते हैं तो 40 वर्ष की छूट मिल जाती है। आप यहाँ पे एज अपना देख सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ, तो आपके सामने है। आप अगर यूआर में आते हैं तो आप 2 जुलाई 1996 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ओबीसी में आते हैं तो 2 जुलाई 1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। एससी एसटी में आते हैं तो आपकी जो जन्म है ये 2 जुलाई 1991 के बाद का होना ही चाहिए। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन फीस देख सकते हैं जहां पे फॉर ऑल कैंडिडेट 500, लेकिन अगर आप एससी एसटी में आते हैं, एक सर्विसमैन है या फिर आप फीमेल है या फिर आप ट्रांसजेंडर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए देना होगा। इसके अलावा अगर आप ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपको 250 रुपए फीस देना होगा। यहाँ पे आप ईबीसी को ओबीसी मत समझ लेना, ओबीसी एक कैटेगरी होती है। इसके अलावा जो ईबीसी होता है, कुछ स्टेट है जैसे बिहार जहां पे अति पिछड़ा वर्ग को भी ईबीसी बोला जाता है, तो आप वो मत समझ लेना। ये ईबीसी सिर्फ और सिर्फ फीस माफी के लिए होता है, जहां पे आपको फीस में छुटकारा अगर चाहिए और आपके घर की जो मुखिया की आय है प्रतिवर्ष 50,000 रुपए से कम है तो आपको फीस में छूट मिल जाएगी। अगर आपने गलती कर देते हैं आप तो आपका सिलेक्शन होने के बाद रेलवे आपसे ब्याज सहित ये फीस वसूलने वाली है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी 1 विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड एबव, यानी कि आप जब सीबीटी 1 एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो आपकी जो फीस है ये 500 रुपए में से 400 रुपए और 250 रुपए जिन्होंने दिया है उनका 250 रुपए कुछ टैक्स काट के आपके जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इस पेज पर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा जो कि A1 मेडिकल होगा।
अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा। सीबीटी 2 में जाने के लिए तो जितनी भी पोस्ट है उससे 15 गुना से मल्टीप्लाई कैटेगरी वाइज करते हैं, तो उतने बच्चे आपके सीबीटी 2 में चले जाते हैं। इसके बाद आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव ये है कि इसमें मैथमेटिक्स भी है, मेंटल एबिलिटी यानी इसकी रीजनिंग भी है, इसके अलावा जनरल साइंस भी है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इसमें जनरल अवेयरनेस मिसिंग है, तो अब की बार जनरल अवेयरनेस के सवाल नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एएलपी के एग्जाम में मॉडिफाई किया गया है, बाकी एग्जाम में ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस जहां पे जरूरी है पूछा ही जाएगा। इसके प्रश्नों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। इसमें भी आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क है ये यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में है तो 40%, ओबीसी में है तो 30%, एससी में है तो 30%, एसटी में है तो 25% मिनिमम पासिंग मार्क है। इससे कम करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, इससे ज्यादा ही मेरिट जाती है, आपको एटलीस्ट 40 से 45 मार्क करना होगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 की बात करूं तो आपका जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट ए में आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 60 मिनट दिया जाएगा, 75 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और पार्ट ए की जो मेरिट होता है यही आपको भारतीय रेलवे में एएलपी बनाएगी। जो पार्ट बी है ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क के लिए होता है, इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग रहने वाला है और इसमें सारे लोगों को पास करना जरूरी है। अब सीबीटी 2 के पार्ट ए का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स है, इसके अलावा इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बस खत्म। सिलेबस फॉर पार्ट बी यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइड टेस्ट इन नेचर लिख दिया है, इसमें आपका मेरिट से लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफाई परसेंटेज यहाँ पे 35% इन्होंने दे दिया है, इतना पास करना जरूरी होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 8 गुना बच्चे आपका सिलेक्शन लिए जाते हैं सीबीटी 2 से सीबीएटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक चीज का जो बदलाव किया है, इसमें बदलाव ये है कि 50% का जो वेटेज होगा ये आपके सीबीटी 2 के पार्ट ए का होगा, 50% जो वेटेज होगा इस सीबीटी का होगा। इससे पहले जो भी आपका एग्जाम हुए हैं उसमें रिटन टेस्ट में 70% वेटेज रहा है। इस पे आपको देख सकते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया है, तो आप जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा। तो आप गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं और लैंग्वेज बाद में पछताते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश एक डिफॉल्ट लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लो आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने मराठी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको मराठी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पे आप चुन सकते हैं अपनी पसंदीदा लैंग्वेज। असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेज में से आप कोई भी एक अपना जो पसंदीदा लैंग्वेज है वो चुन सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो जैसे हम अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो लाइव फोटो कैप्चर करना होता है, उसी तरीके से जब भी इसका फॉर्म आप भरने जाएंगे तो आपको पासपोर्ट साइज पहले फोटो लगता था, लेकिन अब आपको खुद का जो है
लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताया है कि आपके अंदर का जो दीवार है या फिर कपड़ा है वो प्लेन कोई पेपर या फिर कोई कपड़ा होना चाहिए प्लेन में, अगर हो सके तो वाइट, और आपका जो ड्रेस है वो नॉन वाइट अगर रहा तो आपका बहुत ही आसानी से क्लिक हो जाएगा फोटो। कि आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको संतोष कुमार लिखना है तो आपको पूरा नाम लिख दो अगर हो सकता है, तो ये आपका सिग्नेचर चल जाएगा। इस तरीके से आप जो है साइन अगर करते हैं तो ये अ, आपका कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर आप इस तरीके से साइन करते हैं तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करो। आपका सिग्नेचर इस तरीके से इस मोड में रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका जो साइन करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय कैंडिडेट ओनली, यानी आप खुद से साइन करेंगे। यूज ए ब्लैक इंक पेन, यानी आप काले पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, नीले पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग। इन्होंने दे दिया है कि सिग्नेचर की वजह से कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, यूज ऑफ नॉन व्हाइट बैकग्राउंड, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट के अलावा कोई और रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा नॉन ब्लैक इंक सिग्नेचर, यानी आपका सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक से होना चाहिए, कोई और कलर यूज मत करना। इसके अलावा सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, पुअर रिसोल्यूशन इन अनक्लियर सिग्नेचर इमेज, यानी आपका इमेज अगर साफ नहीं है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट या फिर पार्सली विजुअल सिग्नेचर है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नो सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर ही नहीं किया पूरा ब्लैंक छोड़ दिया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। थंब इंप्रेशन अगर आप करते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जोन का पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि ये सारे जोन से आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है। तो आपका जोन सिलेक्शन कौन सा करना है, अगला वीडियो मेरा उसी पर होगा। आप उस जोन को देख करके फॉर्म भर सकते हैं जो कि आपका एक सेफ जोन हो सकता है। यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन आप अच्छे से देख सकते हैं जो कि एनेक्सर ए में है। ये है जोन वाइज वैकेंसी, जहां पे आप देख सकते हैं कि भर भर के वैकेंसी आई हुई है। तो आपको जो जो भी जोन सेलेक्ट करना है अपने मन पसंद से अपना एक जोन से फॉर्म सेलेक्ट करके भर सकते हैं, एक से ज्यादा आप नहीं भर सकते हैं। आपका देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट है तो आपका इसी फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप SC ST कैंडिडेट में है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कोई देते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये देख सकते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आप अगर ओबीसी में आते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष पुराना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और वो भी इसी फॉर्मेट में होना जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसी में होना चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता चुका हूं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो आप लाइक करना, मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ जाएगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो भारतीय रेलवे में मेरी तरह लोको पायलट बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।